हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने स्पीड एंड वेलोसिटी, उससे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सब अच्छे से सीख लिया है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं तो हमने अभी तक बेसिकली एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसको मैं बोल रहा था काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जनरल इक्वेशन। और वो क्या थी? v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो यानी वह वेलोसिटी क्या बोलूंगा, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज वेलोसिटी, है ना। तो पोजीशन वेक्टर में जो चेंज ऑफ रेट है वही क्या कहलाएगा, आपका वेलोसिटी होगा। ये बात समझ आती है। यहां से ये एक्चुअली ये ऊपर वाला पूरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ऊपर वाला क्या डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाला क्या टाइम। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो मैं क्या करता था, वेलोसिटी का सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देता था। ठीक है, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना था तो मैं स्पीड का इंटीग्रेशन करता था। ऐसे काम हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी। ओके, तो आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में त्वरण भी कहते हैं। इसका अपोजिट होता है डी एक्सेलरेशन या मंदन। ठीक है, तो क्या होता है एक्सेलरेशन और अपन इसको कैसे काम में ले सकते हैं, कैसे कैसे इससे दूसरी इक्वेशन आने वाली है आज अपनी काइनेमेटिक्स से, दूसरी और तीसरी। बस ये जो अपने काइनेमेटिक्स है वो तीन चैप्टर के तीन इक्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो वो दो आज आ जाएंगे। ठीक है, उनको आप ध्यान में रखिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं एक्सेलरेशन से। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है भैया, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। ठीक है ना, जितने कितने टाइम में उतना चेंज आया है। ठीक है ना, तो अगर जो वर्ड है एक्सेलरेशन, अगर उस पर ध्यान देते हो तो वो वर्ड एक्सेलरेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। बट मैं अभी एवरेज एक्सेलरेशन की बात करना चाहता हूं। ठीक है ना, बिकॉज एवरेज से ही इंस्टेंटेनियस निकलेगा, एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, तो उसको मैं लिखूंगा ए एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर लिखना चाहोगे तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, कि वो कितने टाइम में इतना चेंज आया है। ठीक है जी, तो इसको अपन लिखेंगे डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ऐसे लिखा जा सकता है, या सिंपली एवीजी एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। देखो चेंज लेना है तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसको कई बार T2 माइनस T1 लिख सकते हो या डेल्टा टी सिंपली। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखोगे एवरेज ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड है और पर सेकंड और आ गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन वगैरह भी आप आसानी से लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा, बात समझ आ गई ना। तो क्या है, अगर ये क्वांटिटी देखो, वेलोसिटी अगर बढ़ गई, वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तब क्या आ सकता है, ए पॉजिटिव आ सकता है ना, ये ज्यादा आ जाए और ये क्या आ जाए, ये ज्यादा हो जाए और ये कम हो जाए, है ना। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसको बोलेंगे अपन एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया, पॉजिटिव। तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि आपका पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। और ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव आ गई, यानी समय के साथ में जो आपका वेलोसिटी है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हुआ, ये जो चेंज आया ना ये नेगेटिव आ गया एक्चुअली, है ना। अगर ये नेगेटिव आता है तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। तो अपन कह सकते हैं कि पार्टिकल क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, मंदित हो रहा है एक तरीके से। ठीक है ना, धीरे हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, या तो स्पीड अप हो रहा होगा या स्लो डाउन हो रहा होगा। ये ध्यान में रखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। ओके, अब पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए और पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देता हूँ। एक क्वेश्चन है बेटा, एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो v स्पीड चल रहा है और वो थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है। थीटा एंगल से क्या होता है, रोटेट हो जाता है। तो आपको बताना है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना रहा उस रोटेशन के दौरान। एवरेज एक्सेलरेशन देखो यहां था, सर्कुलर मोशन के अंदर है, तो यहां से यहां आ गया। ओके, पहले यहां जा रहा था, अभी यहां जा रहा है। जा कितने से रहा है, v से ही जा रहा है, और कितने एंगल से रोटेट हो गया, थीटा एंगल से और रोटेट हो गया। ओके जी, ये पार्टिकल पहले यहां पे था, अभी फाइनली यहां पे पहुंचा। तो बताना है इस ड्यूरिंग द मोशन आपका एवरेज एक्सेलरेशन कितना आया। ठीक है ना, फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन। स्पीड कांस्टेंट है भैया v से, और इसका रेडियस है r। फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए ना, और आपको यहां मैग्नीट्यूड पूछा गया, जस्ट मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, तो निकाल देते हैं।
तो ए एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ क्योंकि मुझे उससे मतलब ही नहीं है, किससे, डायरेक्शन से। मुझे जस्ट वो चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितना आया, एवरेज एक्सेलरेशन कितना आया। ठीक है जी। तो ये देखो इनिशियल, वी इनिशियल कितना मालूम है, वी आई कैप मान लेता हूँ। देखो आई कैप वाले डायरेक्शन में ये एंगल अगर थीटा है तो ध्यान से देखिए, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये अगेन थीटा हो जाएगा, और ये तो टेंजेंट वाला हो गया ना, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये अगेन कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एंगल समझना बहुत जरूरी है भाई। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा एक पूरा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 होता है, ये थीटा बच गया। अब यहाँ से ये वाला इसके साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो टोटल 90 है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, अगेन ये 90 है, तो अगेन थीटा बच गया। ओके ठीक है जी। तो ये v है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में कितना है, ये v है। तो इस v के कंपोनेंट कर दो, जिसके साथ एंगल बनता है वो आता है v कोस, जिसके साथ एंगल बनता है वो कोस कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, जिसके साथ नहीं बनता है वो आता है कितना, अरे बोलो बोलो कितना आता है, साइन। तो v कोस थीटा और v साइन थीटा दोनों आ चुके हैं, तो फाइनल कितना आ जाएगा बेटा, बोलो v कोस थीटा आई कैप माइनस v साइन थीटा जे कैप। ओके जी। तो ये डेल्टा v निकाल देता हूं मैं, v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल कितना है, v कोस थीटा आई कैप माइनस v साइन थीटा जे कैप, और इसमें से माइनस कर देंगे v आई कैप। ध्यान से देखो ये कितना बनेगा, v कोस थीटा माइनस 1 कर दूं मैं, v कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, आई कैप माइनस v साइन थीटा जे कैप। ज़्यादा मतलब है नहीं मुझे, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो ठीक है ना। दूसरी बात, एक टाइम भी चाहिए मुझे, टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए सर टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकाला जाएगा कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कितना कवर किया वो डिवाइड बाई क्या कर दो, स्पीड कर दो जी, तो टाइम निकल जाएगा। तो टाइम के लिए क्या कर दो, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, यही करेंगे। स्पीड कांस्टेंट है इसकी, और ये देखो आर्क की जो लेंथ होगी, इस आर्क की जो लेंथ होगी वही क्या बनेगी, डिस्टेंस बनेगी ना, क्योंकि सर्कुलर पाथ में तो जो आर्क की लेंथ आने वाली है, ऐसे ही निकालेंगे डिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा, आर थीटा। थीटा रेडियन में होना चाहिए भैया, यहाँ पर गलती मत कर देना। अरे थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो आर्क कितना आएगा, आर थीटा, आर थीटा डिवाइड बाई स्पीड कितनी है, ये आ गया टाइम। ओके जी। अब ये था डेल्टा वी। क्या आप मुझे बता सकते हो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट, ये आएगा वी स्क्वायर, इधर भी आएगा वी स्क्वायर आने वाला है, वो बाहर आ जाएगा, दोनों में से कॉमन आ गया, ठीक है, ये बचेगा। और इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो क्या बचेगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। देखना जरा ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1, और 1 पहले से ये कितना हो गया, 2 है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोड डेल्टा वी को, तो कितना आएगा बेटा, v बाहर अंडर रूट 1 और 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 कोस थीटा। और थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो इसमें से 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा। अब कोस 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं कुछ एक, अगर थोड़ा सा ध्यान में रखना है तो क्या होता है बेटा, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, है ना, तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। ये बना, ये ध्यान से देखिए 1 माइनस कोस 2 थीटा ये है ना। एंगल यहाँ पे हाफ कर देंगे, जैसे एंगल हाफ करेंगे तो अपना काम हो जाएगा, इसको हाफ करोगे थीटा बन जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ ना। अरे बोलो, समझ आ रही है ना, पूरा ट्रिगो लग रहा है थोड़ा सा। तो v इंटू में 2, साथ में कितना लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखना 2 और 2 कितना हो गया, 4, और अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। साइन स्क्वायर का कितना आएगा, साइन, तो ये कितना आएगा, 2v साइन थीटा बाई 2। ओके जी। तो ये आ गया डेल्टा वी। अब अगर एवरेज चाहिए तो टाइम भी है और डेल्टा वी भी है, तो कितना आ जाएगा बेटा, बोलो 2v साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई आर थीटा बाई वी तो स्क्वायर हो जाएगा, आर थीटा बाई वी है ना, वी ऊपर चला जाएगा तो वी स्क्वायर। तो अपना ये आया एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। अब किसी बच्चे ने अगर सोचा हो कि स्टार्टिंग में सर आपने यही डायरेक्शन क्यों माने, आप कोई और भी डायरेक्शन मान सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मानने पे क्या अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि एक तो आई कैप में होगा ना, दूसरा सिर्फ थीटा के साथ आया तो थीटा वही दिक्कत देगा। अगर आपने पहले से ही किसी और एंगल पे मान रखा है फिर दूसरे मानोगे तो कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आएगी, ट्रिगो में फंस सकते हो। दैट्स वाई हमने क्या किया, एक आसान मान लिया। आप किसी एक में जे में मान लो फिर कर लो तो भी आसान हो जाएगा। ओके बेटा,
समझ आ रही ना ये बात? हाँ, तुम इस फॉर्मूले के अंदर रख के देख लो चाहिए, ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर देगा, पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर देगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0 जाएगी। ध्यान से देखना, आपका वहीं पे आ जाएगा। तो पूरा साइकिल कंप्लीट करने पे थीटा क्या जाएगा? 2 पाई/2 करना। 2 पाई/2 कितना होता है? पाई साइन पाई कितना होता है? 0 0 जाएगा। ओके, अरे समझ आ गई ना बेटा? चलो, नोट कर लिया होगा ये। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, एक क्रिकेटर है, वो स्क्वायर कट मारता है। स्क्वायर कट तो पता ही होगा, जैसे यहाँ पर क्या खड़ा है, कोई बॉलर खड़ा है इस तरीके से, यहाँ पर है ना, 3 स्टंप्स लगे हैं और सामने भी 3 स्टंप्स लगे, ठीक है जी। यहाँ से बॉलर भाग के आया, उसने गेंद फेंकी, और यहाँ वाले बैट्समैन ने उस गेंद को, पहले गेंद इधर से इधर आ रही थी, और गेंद आ कितने से रही थी? 30 मीटर पर सेकंड से आ रही थी। फिर इसने गेंद को इधर शॉट मारा, इधर से शॉट मारा, फड़क स्क्वायर से कट, और वो शॉट मारने के बाद जो गेंद है उसकी स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखिए, स्क्वायर कट ऐसा होता है कि गेंद जैसे इधर से इधर आ रही है, उसको शॉट मारता है, वो इधर चली जाती है, वही क्या कहलाता है? स्क्वायर कट। तो बोल रहा है कि एक बल्लेबाज जो है गेंद को स्क्वायर कट मारता है, तो 30 मीटर सेकंड से उसकी स्पीड कितनी कर देता है? 40 मीटर कर सेकंड। और जो बैट और बॉल का कॉन्टेक्ट टाइम है ना, कॉन्टेक्ट टाइम बिटवीन बैट एंड बॉल, वो है 40 मिली सेकेंड। कितना? 40 मिली सेकेंड। फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन ऑन बॉल, है ना, या फिर एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ड्यूरिंग, ये जो जितनी देर में उसने शॉट मारा है, ठीक है ना, कितना आया उस जितनी देर में उसने कॉन्टेक्ट में रहा, उतने का आपको क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। निकाले? बोलो यस सर। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है सर? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टोटल टाइम, टी कर दीजिए। अरे समझ आ रही है ना बात? जी सर आ रही है समझ में। जरा ध्यान से देखो, एवरेज इज इक्वल टू v फाइनल, फाइनल वेलोसिटी कितनी? 40। इसको एक बार कोई ना कोई डायरेक्शन तो दे दीजिए, आई कैप दे दूंगे, इसको आई कैप देते हैं अपन जनरली, तो ये माइनस दी हुई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 जे कैप। ये जस्ट मैंने दिया है, अपन को मैग्नीट्यूड से मतलब है। डिवाइड बाय टाइम कितना है? 40 मिली सेकेंड, 40 इंटू 10⁻³ मिली। ओके, तो एवरेज कितना जाएगा? मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 50 आएगा, सीधा दिख रहा है 50 आएगा ना भाई? ऑब्वियसली 50 आएगा। 50 डिवाइड बाई ये कितना हो गया? 40 इंटू 10⁻³ इससे कैंसल आउट हो गया, ये कितना हो गया? 1000 है ना, या फिर इससे कर दो 1.25 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सिंपली 1250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ भैया, इतना आया क्या आपका एक्सेलरेशन, जब जितनी देर में उसने शॉट मारा, इतना का एक्सेलरेशन उसको प्रोवाइड किया, एवरेज एक्सेलरेशन है। ओके, तो इस तरीके से अपन एवरेज एक्सेलरेशन तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना। हाँ सिंपल, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब देखो, अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो, अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी आएगा ही नहीं। बोलो, अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो चेंज इन वेलोसिटी 0, चेंज इन वेलोसिटी आएगा ही नहीं। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर जा रहा है। पहली बात तो ये, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाता है तभी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है तब तो वेलोसिटी में चेंज आना ही आना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, और डायरेक्शन का तो नहीं है, कम से कम मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। आई कैप हो माइनस आई कैप से तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। ओके, बट अगर कॉन्स्टेंट कर दिया, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन 0 कर दिया, तो इसका मतलब है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये ध्यान रखेंगे। अगर एक्सेलरेशन 0 है, नोट डाल के लिख लो, इफ एक्सेलरेशन इज 0 देन चेंज इन वेलोसिटी विल बी 0। यानी अगर त्वरण का मान 0 है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसा पहले जा रहा था। अगर रेस्ट में तब भी रेस्ट में रहेगा, हाँ वो वाली बात भी है। अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट रहेगी, कोई उसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब
चेंज नहीं कर सकते। ओके, बात तय हो गई इतनी? ठीक है जी सर, ठीक 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 ठीक। लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज आया तो एक्सेलरेशन आएगा भैया। दूसरा नोट ये भी लिख सकते हो, अगर वेलोसिटी चेंज होती है, चाहे वो डायरेक्शन के लिए हो चाहे मैग्नीट्यूड या दोनों में हो, कैसे भी चेंज आ जाए, तब पक्का क्या आएगा आपके पास में? एक्सेलरेशन आएगा। आएगा ना जी सर? आएगा। अब एवरेज एक्सेलरेशन कितना था? वो था डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, यही था ना। अगर मैं टाइम को क्या कर दूं? बहुत कम कर दूं, टाइम को बहुत कम कर दूंगा तो ये पता है ना क्या बनता है? डिफरेंशिएशन बन जाता है। और ए इक्वल टू कितना बनेगा फिर? वो डी वी बाई डी टी। सीधा ही कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? हाँ, इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सेलरेशन बोलते हैं, एवरेज नहीं बोलते। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल एक्सेलरेशन। सिंपल एक्सेलरेशन का मतलब यही है, और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है ना? और यही क्या है अपना टर्म जो है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या बनेगा भैया? एक्सेलरेशन बनेगा। और तो और काइनेमेटिक्स की दूसरी इक्वेशन आ चुकी है, और बहुत ही काम की इक्वेशन है। ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। क्या मिलेगा? ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दूसरी इक्वेशन। पहली क्या है? v इक्वल टू डी आर बाई डी टी। दूसरी क्या है? a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। एक और इक्वेशन है, वो भी करवा देता हूं मैं। तीनों इक्वेशन बहुत ज्यादा काम किया, बहुत 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 ज्यादा काम किया। ओके, और टाइम से जब खेलना होगा आपको, टाइम के साथ खेलना होगा, कभी पूछ सकता हो टाइम निकालो, इन दोनों का यूज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इन दोनों का टाइम अगर पूछे, क्या है, क्या जब हम आगे पढ़ेंगे ना वर्क एनर्जी पावर में, तो अपने को तीसरे इक्वेशन के बजाय अपन वही लगा देते हैं, वर्क एनर्जी पावर। लेकिन अगर टाइम पूछेगा तो वहां वो नहीं चलेगी, फिर ये दोनों से अपन को काम करना होगा, ठीक है ना? जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम पूछे तो मान के चल लीजिए काइनेमेटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं इन दोनों इक्वेशन का यूज हो सकता है। हाँ, इनके ड्राइव्ड वाली भी दो हैं, लेकिन ड्राइव्ड तो इन्हीं से आएंगे ना भैया जी। ओके देन, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखो, a इक्वल टू क्या आ गया? डी वी बाई डी टी आ गया। a इक्वल टू क्या आ गया? डी वी बाई डी टी आ गया। देखो, अगर मैं बोलूं a पॉजिटिव, इसका मतलब क्या उसकी स्पीड बढ़ रही होगी? नहीं, वो इस v पे भी डिपेंड करेगा, है ना? a अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पीड अप होगा ही होगा, ठीक है ना? a इक्वल टू डी बाई डी टी है। तो मैं तीसरा अगर करना चाहूँ, तीसरी इक्वेशन लेके आना चाहूँ, तो वो किसके रूप में आएगा बेटा? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन हुआ था, तो मैं ds और से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी कर दूँ, कोई समस्या नहीं है सर। तो ज़रा ध्यान से देखो, dv बाई, इस ds को यहाँ लिख दूँ, मैं लिख दो, और इस dt को यहाँ लिख दो, तो क्या बनेगा? ds बाई dt। और ये क्या बन गया? ds बाई dt। पहला ही तो है, dr बाई dt या ds बाई dt, क्या है? वेलोसिटी नहीं है जी सर? है। तो a इक्वल टू, ये देखो ये फर्स्ट है ना, हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड से मिलकर थर्ड आती है, और इसका नाम क्या है? a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। इसमें टाइम का कोई टर्म नहीं है, ध्यान दीजिए, इसमें टाइम का कोई टर्म नहीं है। तो a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, टाइम का कोई टर्म नहीं है यहां, इसके अंदर टाइम का कोई टर्म नहीं है, नो टर्म ऑफ टाइम, है ना? तो ध्यान रखिए, यदि आपको बिना टाइम का कुछ काम कर रहे हो तो सोच लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को अप्लाई करना होगा, ठीक है ना? टाइम तो ये दोनों, टाइम के साथ तो ये आएंगे, ठीक है ना? लेकिन बिना टाइम के इनका काम हो जाएगा ना, इस इक्वेशन से काम हो जाएगा बिना टाइम के। ओके ना जी? पक्का हो जाएगा। ओके बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो तीनों इक्वेशन मैंने लिखा दिए, तीनों बहुत ही काम की इक्वेशन है, बहुत ज्यादा काम की इक्वेशन है। v इक्वल टू डी आर बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। ओके, कुछ नहीं है। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। और तीसरा क्या है? ए और आपका डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन? ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस। ओके, तो आप इसको नोट कर लो फटाफट। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, है ना? एनालाइज, इक्वेशन को एनालाइज करें। क्या है भैया? a इक्वल टू क्या आया है? dv बाई dt।
देखो, अगर पार्टिकल रेस्ट में है और फिर एक्सेलरेशन नॉन जीरो आ जाए, पार्टिकल रेस्ट में हो और फिर एक्सेलरेशन नॉन जीरो आ जाए, पहले क्या बोल रहा हूं, पार्टिकल किस में हो, रेस्ट में, और एक्सेलरेशन क्या हो जाए, नॉन जीरो, तो पक्की बात है पार्टिकल एक्सेलरेट ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। यानी उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। क्यों रहनी चाहिए भैया, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी लाना जरूरी है ए के बराबर, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है ना। हाँ ओके, हाँ, तो इस कंडीशन में अगर ये नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव को फर्क नहीं पड़ता है, ये नेगेटिव हुआ या पॉजिटिव को फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। इसका मतलब या तो वो नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ेगी या पॉजिटिव में वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टिकल पहले से ही वेलोसिटी है उसके पास और मैं बोलूं वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो है, वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्सेलरेशन के दो काम हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए। एक्सेलरेशन क्या हो सकता है भैया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव। देखो वेलोसिटी पहले से इधर है और एक्सेलरेशन का एक तरीके से आप समझिए कि आप बल लगा रहे हो इसी डायरेक्शन में, क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, सॉरी इसका मतलब हुआ इस वाले पार्टिकल पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। और वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब वो एक्सेलरेट होगा, स्पीड अप होगा। वो क्या होगा, स्पीड अप होगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड अप। ओके, यानी स्पीड अप होगा और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ का मतलब क्या है, आपका वेलोसिटी इधर है पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, एक तरीके से एक्सेलरेशन फोर्स को मानिए एक बार, F = ma होता है, तो इसके ऊपर इधर इधर लगेगा फोर्स, ये जा इधर रहा है, फोर्स लगाया इधर, क्या ये धीरे नहीं हुआ, ये स्लो डाउन होगा। क्या होगा, स्लो डाउन, यानी डी एक्सेलरेट होगा, मंदित होगा ये। तो इधर जाने पे क्या हो जाएगा, ये इसमें स्लो डाउन, ठीक है जी, जिसको अपन डी एक्सेलरेट भी बोलते हैं। तीसरे, वेलोसिटी अगर नेगेटिव हुई, वेलोसिटी अगर नेगेटिव, इसका मतलब पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, नेगेटिव का मतलब, अरे नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन ही तो है, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई, डायरेक्शन तो करेंगे ना। हाँ, तो एक्सेलरेशन के अगेन दो केस बनेंगे, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब तो आप समझ गए होंगे, वेलोसिटी है नेगेटिव यानी इस डायरेक्शन में आ रही है, और एक्सेलरेशन है पॉजिटिव यानी इस डायरेक्शन में, इसको इधर का इधर, ये जाना इधर चाहता, धक्का इधर मार रहा है, अरे धक्का इधर मार रहा है, स्लो डाउन होगा। क्या होगा, स्लो डाउन। यानी अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो सीधा सीधा मत कर देना कि वो एक्सेलरेट होगा, सीधा सीधा मत कर देना। अगर आपके पास में एक्सेलरेशन पता है तो वेलोसिटी का नॉलेज भी होना जरूरी है भैया, कि वो इनिशियली क्या था। अगर इनिशियली रेस्ट है तो पक्का एक्सेलरेट बोल दीजिए, लेकिन अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ तो सेम सेम एक्सेलरेट करेगा, और अपोजिट वाले क्या करेंगे, डी एक्सेलरेट करेगा, तो ये स्लो डाउन होगा। स्लो डाउन कह सकता हूं मैं, या डी एक्सेलरेट भी कह सकता हूं। और अगर नेगेटिव है यानी वेलोसिटी इधर है और इसके ऊपर धक्का भी इधर ही लग गया, वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, इसकी बढ़ेगी भैया, तो ये एक्सेलरेट हुआ एक तरीके से। वेलोसिटी का बढ़ जाना ही क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। बात समझ रहे हो, ये एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट या स्पीड अप हुआ, ठीक है जी। ये चीज समझ आ गई ना। हाँ, यानी आपको अगर एक्सेलरेशन दे दिया जाए, केवल एक्सेलरेशन, तो आप बता नहीं सकते कि वो एक्सेलरेट हो रहा है कि डी एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है आप बता नहीं पाओगे जब तक आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी का पता नहीं रहेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी पता ही है तब तो ठीक है, तब तो कोई समस्या ही नहीं है ना। हाँ, नोट कर लो इसको। चलो भैया एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले। देखो क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन तो वही कराता हूँ जो आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, ताकि आपका एकदम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कंसेप्ट वो क्लियर करा देते हैं बेटा, सही में क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके कंसेप्ट एकदम अच्छे करा देंगे। ओके बेटा, चलो फिर तो क्वेश्चन ये बेटा, एक टाइम का पोजीशन और टाइम का फंक्शन गिवन है, t = α(x²) प्लस में बीटा x। आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड बताना है कि पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है कि डी एक्सेलरेट हो रहा है। अल्फा बीटा पॉजिटिव कोफिशिएंट है, अल्फा एंड बीटा बोथ आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन,
इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है ना। फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के टर्म्स में लेके आना। ओके जी, तो आपको पता है dx/dt आपको क्या देगा, बोलो dx/dt क्या देगा, dx/dt ये रहा, dx/dt है वैसे, अरे वन डायमेंशन क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक और बार करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाए, हाँ, लेकिन हमें टाइम का नहीं चाहिए। इसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं भैया करने के, ठीक है ना, दोनों बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। मेथड नंबर 1, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, या बहुत सारी बुक्स के अंदर भी मिलता है, अरे मैं तो कहता हूँ आपका जो दिमाग चल रहा है ना वैसे से लिखते जाइए, आपको पक्का उत्तर मिल जाएगा, आंसर आ ही जाएगा। तो ध्यान से देखो, v = dx/dt होता है या dr/dt होता है, पहले वेलोसिटी निकालो ना, मतलब t के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। हमें तो भाई t के रेस्पेक्ट में करना आता है, अभी तक t के में क्या है ना, हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग मेथड 2 में लगा देंगे जो बुक्स के अंदर लगा हुआ है, लेकिन सिंपल भी तो कर सकते हैं ना, सोचो तो करेंगे तो क्या आएगा, इसका तो 1 हो गया सर, जी सर, अल्फा, इसका क्या बनेगा 2x और साथ में dx/dt प्लस में बीटा dx/dt, सिंपल है। और dx/dt क्या है, वेलोसिटी है ना, हाँ तो लिख दो इसको 2αxv प्लस में बीटा v = 1। ध्यान से देखो v कॉमन आ गया और ये कितना बनेगा 2αx प्लस में बीटा = 1, तो v = आया 1/2αx प्लस में बीटा, आया कि नहीं आया, जी सर, वेलोसिटी आ गई। अगर वेलोसिटी x के टर्म्स में आ गई है ना, टाइम नहीं है, देखना जरा वेलोसिटी किसके टर्म्स में है, टाइम है क्या यहाँ पे, नहीं है, टाइम नहीं है, इसका मतलब हुआ हमें तीसरे का यूज करेंगे, टाइम नहीं है तो किसका यूज करेंगे, तीसरे का, और वैसे भी तीसरे का ही करना चाहिए क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। तो a = v dv/dx होता है ना, a = v dv/dx होता है, तो v तो आ गया, dv/dx और निकालना है, dv/dx बोलो चाहे dv/dr बोलो चाहे dv/ds बोलो, एक ही बात है, वो मैं बहुत बार बोल चुका हूं। तो dv/dx कितना आ जाएगा, dv/dx, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, फिर नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 का 0 -1 ऐसा का ऐसा, और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2α हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, x का 1 हो गया, बीटा का तो इतना बचेगा। और ये कितना आ गया, बोलो, ये आएगा dv/dx कितना आ गया, ऊपर वाला आएगा -2α अपॉन में 2αx प्लस में बीटा होल स्क्वायर, और 1 अपॉन में 2αx प्लस बीटा क्या है भाई, v है ना, तो ये 1/v नहीं बन गया, v² -2α अपॉन v² बना कि नहीं बना, जी सर बना, तो सही। ध्यान से देखिए a = कितना है, v dv/dx, यही है ना, अरे बोलो, जी सर यही है। और a = और एक मिनट, वन अपॉन, तो ये अच्छा 1/2αx प्लस बीटा, ये क्या बनना है, v बनना है ना, 1 अपॉन, तो ये v² आएगा ना, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2αv², यस मल्टीप्लाई में आएगा ना, क्योंकि पूरा 1 अपॉन इसके इक्वल है, यस ओके, तो 2αv²। अब ध्यान से देखो v है, इनटू में dv/dx की वैल्यू पुट कर दो 2v², तो a = कितना आ गया, -2αv³, 2αv³। अगर x के टर्म्स में आ रहा है तो x के टर्म्स में आ रहा है, एक्चुअली आ रहा है, तो a = -2α, v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू कितना है 1/2αx प्लस में β³, यही है। देखो a x के टर्म्स में आ गया ना, जी आ गया, तो ये एक तरीके से आंसर हो गया। और अल्फा और बीटा पॉजिटिव है, ध्यान से देख लो, ये वाली जो चीज़ है एक्सेलरेशन, ये क्या आएगा, नेगेटिव आ गया, और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है, वेलोसिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये डी एक्सेलरेट होगा, मंदित होगा। मेथड नंबर 2 सिंपल है, ऐसा ही है, ठीक है ना, लेकिन कुछ बच्चे उल्टा दिमाग लगाते हैं, अक्स के रेस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में कर दो बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो, तो ये क्या बनेगा, dt/dx बन जाएगा, ठीक है, ये कितना बनेगा 2αx बन जाएगा, प्लस में बीटा बन जाएगा, ये क्या बन गया v, नहीं 1/v बनेगा, तो इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर सकते हैं ना, हाँ, तो ये क्या बन जाएगा dx/dt = 1/2αx प्लस बीटा, क्या ये v बन गया जी, 1/2αx प्लस में बीटा। ध्यान से देख लो, ये चीज़ बन गई। तो ये दिमाग ना भी लग पाए कोई जरूरत नहीं, हम तो जैसा सोचते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे ना भाई, हमें तो क्या सिखाया जा रहा है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो वही कर दिया हमने, उससे भी आंसर आ ही रहा है ना। जो मर्जी आपके लगाना चाहो लगाओ बेटा, कोई समस्या वाली बात
नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो इसको नोट कर दो फिर फटाफट। देखो थोड़ा सा मैं ग्राफ के साथ ले चलो, क्योंकि हर चीज़ को मतलब तो बताना जरूरी है। देखो बेटा a इक्वल टू कितना आता है, dv बाई डी एक्स, डी बाई डी टी आता है ना? यस। और dv बाई डी टी क्या है? स्लोप नहीं है क्या? यस सर, स्लोप है। कौन से ग्राफ की है? वी टी ग्राफ की। v और t ग्राफ, v और t ग्राफ जो बनेगा उसका स्लोप अगर तुम लोगे तो वो किसको बताएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को बताएगा। ओके है ना? जैसे कहीं पे भी ले लो आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका ये लेते हैं v और t, इसके अंदर अगर आप कहीं पे कोई भी पॉइंट जैसे यहाँ पे लेते हो और यहाँ पे बनाओगे, स्लोप निकालोगे, जो स्लोप बताएगा इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप आएगी, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे निकालो, हो सकता है यहाँ पे आ जाए स्लोप, तो हर जगह यहाँ पे स्लोप निकाल लेना, हर पॉइंट के ऊपर स्लोप कैसे? टेंजेंट ड्रॉ करो, उसका टेन थीटा निकाल दीजिए, वही आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बात समझ आएगी ना? जैसे ये है ऐसे v और t, यहाँ पे दे रखा है आपका 10, ये दे रखा है 2, बताओ एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन तो यहाँ का देख लो, ये कितना हाइट है? 10 डिवाइड बाई 2। अरे थीटा यार, 10 थीटा निकालना है, कुल मिला क्या निकालना है? 10 थीटा। 10 थीटा तो कितना जाएगा? 5 आएगा ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 आ गया। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अरे मैं ये ग्राफिकल एनालिसिस में अच्छे से वो वापस से करूँगा, वो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब तो पता होना चाहिए ना इसका, ग्राफ के रूप में। यस, और वो मतलब क्या है? वो मतलब है स्लोप से। ठीक है जी। अब दूसरा, वेलोसिटी। क्या अगर एक्सेलरेशन गिवन हो तो क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं? जी, वेलोसिटी गिवन है, उसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी दुविधा नहीं है। लेकिन क्या एक्सेलरेशन गिवन हो तो वेलोसिटी निकल सकती है? जी। ये अगर वेलोसिटी गिवन है तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएशन से। अब पता चल गया होगा कि अगर एक्सेलरेशन गिवन हो तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? इंटीग्रेशन से। अरे बात समझ आ रही ना? हाँ, तो a इक्वल टू होता है भैया dv बाई डी टी। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या मैं dv इक्वल टू a dt लिख सकता हूँ? उसका क्या कर सकता हूँ? इंटीग्रेशन। जब टाइम t1 है तो मैं मान लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब टाइम t2 है तो फाइनल वेलोसिटी v मान लेता हूँ। तो ये कितना आएगा? v माइनस यू आ जाएगा ना, इज इक्वल टू कितना आएगा? a dt। कितना आएगा? a dt t1 से t2। और यही जो चीज है वो क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं देगा भैया, इसका इंटीग्रेशन आपको वेलोसिटी नहीं देता है, क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान देखिए, a और t ग्राफ का जो इंटीग्रेशन करोगे वो आपको क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी नहीं देने वाला है। यानी आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होना जरूरी है, अगर नहीं पता तो काम खराब हो सकता है। क्लियर होगी ये चीज? अरे बोलो यार। ओके सर, हो गई। और अगर ये इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया ही तो होता है। एरिया किस किस का? ए और टाइम एक्सिस से, यानी एक्सेलरेशन टाइम एक्सिस जो होगा एरिया बाउंडेड बाई एरिया ए एंड टी एक्सिस, एरिया बाउंडेड बाई ए एंड टी एक्सिस इज चेंज इन वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ ए वर्सेस टी ग्राफ, वो क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी आएगा। क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी आएगा। ओके, मैं देखना एक क्वेश्चन ऐसा पूछूंगा जिसका बच्चे हर बार गलत आंसर देते हैं, हर बार गलत आंसर देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं, बट देते हैं। ओके, चलो हो गया। थोड़ा सा कर ले, इसको आगे बढ़े। ओके, ध्यान रखेंगे इसको, ये ऐसे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं बेटा। यदि आपको पोजीशन वेक्टर गिवन हो, एक्स गिवन हो, यानी एक्स हो या आर हो या एस हो, इनमें से कुछ भी गिवन हो, तो अपन क्या करते थे? डिफरेंशिएशन करते थे ना, डी बाई डी टी कर दोगे तो क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। और इसका डी बाई डी टी आगे कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। अब यदि एक्सेलरेशन का तुम एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, वी माइनस यू, और वी का आगे इंटीग्रेशन करेगा तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, यानी डी आर मिल जाएगा, चेंज इन पोजिशन वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है ना? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल मिलेगा, और वो क्या क्या कहलाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट ही कहलाता है। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना? ओके, तो इधर से इधर जाने इंटीग्रेशन, इधर से इधर, और उल्टा अगर मैं बोलूँ तो अपन डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? तो दोनों चीज़ों का यूज अच्छे से आना चाहिए आपको। ठीक है भैया? ओके, क्वेश्चन कर ले, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, कोई बहुत बड़का सा क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन ये बेटा,
कि अगर आपको r गिवन है, r इक्वल टू 2t प्लस 3t² माइनस 9, तो आपको बताना है फाइंड आउट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो निकाल देते हैं, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इस पोजीशन वेक्टर का। तो कर दीजिए, कितना आएगा ये 2 प्लस 60। 2 प्लस 60, देखो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का, यानी टाइम के साथ वेरी होगा, पक्की बात है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, dv बाई dt, बोलो कैसे निकालेंगे, dv बाई dt। इसका कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार, फिर 2 का हो जाएगा 0 और 6t का हो जाएगा 6। और देखो एक्सेलरेशन क्या आ चुका है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, बट आया तो है ना, जीरो नहीं आया। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट आया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का तात्पर्य है बेटा कि इसका फिक्स रेट से इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, फिक्स रेट से बढ़ेगी। जो वेलोसिटी बढ़ने की रेट होगी वो कांस्टेंट हो चुकी है, वेलोसिटी बढ़ने की जो रेट है वो कांस्टेंट हो चुकी है। इसका मतलब यही है, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ए से आर पे पहुंचना है तो आपको बहुत सी चीजें पता होनी जरूरी है, ऐसे काम बनेगा नहीं, ठीक है ना, जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी भी शामिल होती है, ठीक है ना। क्यों जरूरी है वो थोड़ा सा समझ लें, है ना। देखो जैसे आप वापस ही मान लो आपको ऐसे गिवन होता a इक्वल टू 6, तो आप क्या करते, इसको dv बाई dt लिख सकते थे ना, जी सर 6। तो dv इक्वल टू क्या होता है 6 dt, इंटीग्रेशन कर दो। और आप सोचते कि ये v आएगा, आप सोचते ऐसे कि v आएगा, v नहीं आता है वैसे, v माइनस यू आएगा। तो ये कितना लिखते हैं आप, 6t लिख देते ना 6t, ठीक है जी। एंड उसके अलावा इसको क्या लिखते हैं आप, dx बाई dt लिख देते, जी सर। अब एक बार फिर से कर दो इसका, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 6t dt, इंटीग्रेशन कर दो, तो ये कितना है x इक्वल टू 3t² आ गया, जबकि ये इसके साथ कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है। बात समझ आ गई ना कि हमें इनिशियल वेलोसिटी इन सब की जरूरत क्यों पड़ने वाली है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके बेटा, ठीक है ना, ओके देन, ओके। और ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, तो अपन को इनिशियल पोजीशन वेक्टर भी पता होना जरूरी है इन सब चीजें निकालने के लिए। इधर से इधर जाना आसान है, डिफरेंशिएशन वाला, इंटीग्रेशन वाला आसान नहीं है, लिमिट आपको पुट करनी है वो भी ध्यान से। चलो अब क्वेश्चन करना शुरू कर। देखो क्या बोल रहे हैं, ये कमेंट करना है आपको इन सभी स्टेटमेंट्स पे। पहला स्टेटमेंट क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पॉजिटिव, बताना है पॉसिबल है कि नहीं, अगर है तो कहाँ पर है। दूसरा क्या है, वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन नॉन जीरो, क्या ऐसा हो सकता है। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड कैन वी टर्न विदाउट एक्सेलरेशन, यानी क्या अपन कहीं भी मुड़ सकते हैं कैसे, बिना एक्सेलरेशन के, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इनमें से बताना है कौन सा पॉसिबल होगा। इसके अंदर देखना डी मोड वी डिवाइड बाई डी टी है ना, डी मोड वी डी टी और इक्वल टू जीरो हो जाए, और या फिर मोड पूरे का है, डीवी बाई डी टी का मोड है, ओके जी। ये इसके अंदर अगेन जीरो नॉन जीरो के बारे में पूछा है, ओके। अब थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो पोज करके, क्योंकि अच्छे कमेंट्स हैं, आपको एक्सेलरेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अच्छे से, ओके। ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी तो मैं हूँ बताने के लिए। कर लिया, जरा ध्यान से देखो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अरे भाई बहुत बार होता है, कितनी बार बताऊं, कितनी बार, कितने सारे केसेस हो सकते हैं। आप किसी गाड़ी में जा रहे हो, अचानक ब्रेक मार दिए, तो ब्रेक मारोगे तो वेलोसिटी तो होगी इधर, बट ब्रेक मारने की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा इस वाले डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा थोड़ी देर में, तभी तो रुका है, क्योंकि वेलोसिटी इधर, तब फोर्स उसके ऊपर इधर लगना चाहिए, ठीक है ना। फोर्स से क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, अगर मास से डिवाइड कर देंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, जी सर। अगर इधर लग रहा है इसका मतलब पॉजिटिव। दूसरी बात देखो, ये जैसे पार्टिकल है ये ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाते टाइम इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, जो धरती माता है ना वो नीचे की ओर खींच रही है जी से, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी 9.8 होता है, वो आपको पता है। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है और रुक गया, तो देखो वेलोसिटी ऊपर की ओर है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये क्या है भैया, ये पॉसिबल है और बहुत जगह पॉसिबल है। आप एग्जाम्पल जो चाहो दे सकते हो, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी भी दे सकते हो, है ना, या ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड, है ना, पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड, ठीक है। वेलोसिटी जीरो हो जाए और एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो जाए, तो भैया वेलोसिटी जीरो हो जाए, क्या हो जाए, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन नॉन जीरो। अच्छा ये कहाँ पे हो सकता है, अरे बहुत जगह होता है, बहुत जगह होता है, बहुत जगह होता है। अभी अभी बताया ना मैंने, ये तो ये ऊपर भी सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट वैसे फेंका इसको,
और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके रुक गया ना, इसका मतलब इसका वेलोसिटी 0 हो गया। बट एक्सेलरेशन तो अब भी लगी रहा है, धरती माँ तो अब भी खींच रही है नीचे की तरफ, जी से खींच रही है ना। हाँ, एक एसएम का और याद आ रहा है मुझे एग्जांपल, लेकिन वो मैं लूंगा नहीं, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को पता है एसएम के, तो उसके एक्सट्रीम्स के ऊपर एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, वेलोसिटी 0 होती है। ओके, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। टॉप मोस्ट पॉइंट, है ना, एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं, ये भी चीज क्या है भैया, पॉसिबल है। ओके, पॉसिबल, और कहाँ पॉसिबल है आपका, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ऐसा लिखते टॉप मोस्ट पॉइंट इन अपवर्ड थ्रोन, ठीक है ना, इन अपवर्ड थ्रोन, वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए, है ना, किसी एंगल पे नहीं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, हाँ, सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर आपका वेलोसिटी देखना कांस्टेंट स्पीड से होता है, जबकि फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। वेलोसिटी इधर होती है ये, तो इसकी वजह से क्या करता है, एक चक्कर के अंदर घूमता रहता है। पत्थर को बांधो और ऐसे घुमाओ, घुमाते हो ना, हाँ, तो जो रस्सी का टेंशन है वो इसको क्या प्रोवाइड करता है, और रस्सी का टेंशन इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। बात समझ आ रही होगी, ठीक है जी। कैन वी टर्न विदाउट एक्सेलरेशन, क्या हम बिना एक्सेलरेशन के मुड़ सकते हैं क्या भाई साहब, किसी भी टर्न पे। देखो, जैसे ही तुम मुड़ोगे, ऐसे सीधे जा रहे थे और अचानक से तुम मुड़ गए, तो वेलोसिटी पहले इधर थी u, मैं मान लेता हूं, और फिर इधर हो गई, चेंज हो गई ना, एटलीस्ट डायरेक्शन तो चेंज होगी ना। और डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज, और वेलोसिटी चेंज हुई है, कुछ ना कुछ टाइम भी लिया होगा, तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी चेंज नॉन जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। तो विदाउट एक्सेलरेशन तुम हो ही नहीं सकता, तो ये नॉट पॉसिबल है ना, आपको चाहिए ही चाहिए होगा, एक्सेलरेशन तो चाहिए ही चाहिए होगा। नो वी कैन नॉट, है ना, कैन नॉट लिख देता हूँ सीधा, नो वी कैन नॉट टर्न विदाउट एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है जी। विच इज पॉसिबल, अब इस दोनों स्टेटमेंट को इनको पढ़ना आना चाहिए, है ना, अगर इनको पढ़ना आ गए तो आसानी है भैया करने में भी। कहना क्या चाहते हैं, पहला बोल रहा है डी मोड वी, है ना, डी मोड वी डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 0। ये इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। और ये क्या है मोड वी, ये तो स्पीड है ना, ऐसे ही तो लिखा हुआ है, डी स्पीड डिवाइड बाई डी टी, यानी स्पीड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा ना, इसका मतलब है कोई वेलोसिटी, अगर किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये तो हुआ ना, उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मोड वी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ, ठीक है जी सर। फिर अगले का, अगला बोल रहा है मोड, ये डीवी बाई डी टी, ये तो एक्सेलरेशन ही होता है ना, ये तो एक्सेलरेशन ही होता है ना, और बोल रहा है जो इसका एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो आ जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे भाई साहब, अगर एक्सेलरेशन बदल गया, एक्सेलरेशन बदल गया, एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो आ गया, एक्सेलरेशन नॉन जीरो आती, कम से कम क्या आएगा इसके पास में, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो कम से कम क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी तो आएगा ना जी सर। और ये बोल रहा है कि स्पीड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्या पॉसिबल है ये चीज, हाँ पॉसिबल है। एक्सेल स्पीड में तो चेंज नहीं होना चाहिए ना भाई, एक्सेलरेशन में चेंज होता नहीं, क्या दिक्कत है। इसका मतलब था कि स्पीड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी अगर कोई जा रहा है 10 मीटर 30 मीटर पर सेकंड से तो जाता रहे, क्या दिक्कत है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बट 30 को चेंज नहीं कर सकता, है ना। और डायरेक्शन चेंज करेगा तो a नॉट इक्वल टू 0 आ ही जाएगा ना, हाँ, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज कब हो सकता है, डायरेक्शन चेंज से। और अभी बताया मैंने, सर्कुलर मोशन के अंदर अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है तो उसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। पत्थर को घुमाओ ना, और डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होता है, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे पता है आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता ही आता है ना, तो वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये चीज क्या है, पॉसिबल है। तो ये चीज तो भैया पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है क्या। इसके अंदर बोल रहा है मोड डीवी बाई डी टी नॉट इक्वल टू 0, यानी चेंज इन स्पीड होना चाहिए, स्पीड में चेंज आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड में जो रेट ऑफ चेंज है वो नॉन जीरो है, मतलब स्पीड बदलनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड शुड बी चेंज, शुड बी चेंज। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अरे एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास में दो चीजें, एक तो स्पीड यानी मैग्नीट्यूड को स्पीड बोल दूं मैं, और दूसरी क्या चीज है, डायरेक्शन। तो ये दोनों में से
दोनों ही चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, और ये बोल रहा है कि नहीं स्पीड तो बदलनी चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट ओहो पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये हम कल भी कर चुके हैं, बट एज मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ नहीं किया था, वो हमने जस्ट वर्डिंग में लिखा हुआ था। आज इसको भी देख लिया हमने, है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, कि किसको क्या लिखा जाना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए, क्या मतलब है, क्या मतलब निकाले जाते हैं, इन सब का आपको अच्छे से ध्यान रखना ही पड़ेगा। ओके बेटा, कर लिया, ठीक है। ओके देन आगे बढ़े, बोलो। तीनों इक्वेशन बहुत ही काम की इक्वेशन है। ओके चलो आगे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक्सेलरेशन गिवन है a इक्वल टू टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी है v नोट। ओके, वो u भी दे सकता है, मैं u ही ले लेता हूँ, ज़्यादा आसानी रहेगी कैलकुलेट करने के अंदर। ठीक है, देन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन, ये फंक्शन लिखा हुआ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना, fx बोलते हैं जिसको फंक्शन, फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना, सॉल्यूशन कर लें, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो भैया। हमें एक्सेलरेशन गिवन है और कहाँ तक पहुँचना है, डिस्प्लेसमेंट तक। एक्सेलरेशन से v पे जाएंगे, v से x पे जाएंगे, ऐसा ही आता है ना अपने को। जी सर, तो इससे यहाँ पे जाने के लिए किसका यूज करेंगे, देखो इधर से इधर आने के लिए डिफरेंशिएशन से, इसका डिफरेंशिएशन v मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन a मिलेगा, तो इधर से इधर जाने के लिए इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो a इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt होता है। dv इक्वल टू कितना हो गया, a dt, क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन। जब आपका टाइम जीरो है तो वो इनिशियल कहलाएगा, और इनिशियल के अंदर वेलोसिटी कितनी है u। जब आपका टाइम t हो गया तो मान लेता हूँ वेलोसिटी कितनी होगी v, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, v आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू आ गया, और a की जगह क्या पुट कर दो, t dt, 0 से t। ठीक है जी, तो v माइनस यू बराबर t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट तो वैसे भी 0 हो गया, तो v बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस टी स्क्वायर बाई 2। बात समझ आ गई। अब इस v को क्या लिखा जा सकता है, dx बाई dt लिख सकते हो। अरे v इक्वल टू dx बाई dt, पहला ये, अरे भाई साहब इसको बहुत से बच्चों को dx बाई dt भी होता है और ds बाई dt भी होता है। ये सब बशर्ते ये सब के सब पोजीशन वेक्टर होने चाहिए, और ये जो चेंज आ रहा है वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ऊपर वाला पूरा पूरा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है, और जो एक चीज है वो क्या है, पोजीशन। तो dx बाई dt इक्वल टू कितना होना चाहिए, u प्लस टी स्क्वायर बाई 2। ध्यान से देखो, dx इक्वल टू यू प्लस टी स्क्वायर बाई 2, और dt आ गया। ठीक है जी, इंटीग्रेशन कर दीजिए। आपका जो टाइम जीरो है तो मैं मान लेता हूँ इनिशियल पोजीशन x है ये, और जब टाइम t हो गया तो फाइनल पोजीशन xf हो गया। इसको जब करने जाओगे तो क्या आएगा, xf माइनस xi आएगा, xf माइनस xi आएगा इज इक्वल टू u का करोगे तो कितना आ जाएगा, ut आएगा केवल, प्लस में इसका कितना हो जाएगा, t क्यूब बाई 3, और 2 पहले से है तो 6 हो गया, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, लोअर वैसे 0 हो जाएगा, अपर इतना आ जाएगा। ये ध्यान से देखो, चेंज इन पोजीशन वेक्टर नहीं है क्या, हाँ चेंज इन पोजीशन वेक्टर तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये पूरा पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, ये चीज। ओके ओके जी, और वो कितना आ गया, वो आएगा ut प्लस टी क्यूब बाई 6। ओके बेटा, क्लियर, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको। ओके, फिर अगला करें, इसको नोट कर लो। सिंपल था बेटा, आपको ए टाइम का फंक्शन देर का था, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन पूछा गया था, 2 बार इंटीग्रेशन करने से आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज यू मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं थी, आप समझ जाओ, यू मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, और डी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी, देन फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टिल पार्टिकल स्टॉप्स। जब तक आपका पार्टिकल रुकता है, यानी ड्यूरिंग द मोशन उसका एवरेज वेलोसिटी कितना रहा वो निकालना है। अच्छा, तो एवरेज वेलोसिटी, तो यहां से शुरू करना शुरू किया इसने u से, और फाइनली जाके रुक गया, है ना, 0 हो गया ना वेलोसिटी अंत में। और इसके पास में इसने मान लेते हैं कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया s, और टोटल टाइम कितना लिया होगा t। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो क्या निकालना होगा, s और t दोनों निकालने पड़ेंगे।
बस समझ आएगी ना, एस भी निकालना पड़ेगा और टी भी निकालना पड़ेगा। करते हैं कोशिश, हो ही जाना चाहिए। देखो ये बोल रहा है कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है ना 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 डी एक्सेलरेशन, यानी इसका एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस रूट वी के। डी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, हो गया ठीक है। तो ए इक्वल टू माइनस के रूट वी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते, लिख ही सकते हैं ना। ए को क्या लिख सकते हैं, इसको ए को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के रूट वी, बढ़िया है। तो डी वी इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई रूट वी कर दूँ इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब टाइम जीरो है तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और जब कोई टाइम टी है, अभी टी लेके चल रहा हूँ मैं, फाइनल टी नहीं ले रहा हूँ, टोटल टी, तो इसमें कोई वेलोसिटी वी मानता हूँ, अदरवाइज वो जीरो लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मैं चाहता नहीं, मुझे वी का फंक्शन चाहिए एक्चुअली, इसलिए अभी देखना है कितना आएगा, ये वन अप ऑन रूट वी, ये होता है वी की पावर माइनस वन बाई टू होता है। इसमें क्या बोलते हैं, पावर पहले और नहीं पावर में एक जोड़ देते हैं, जोड़ कर डिवाइड कर देते हैं, तो जोड़ दो तो कितना बनेगा, वन बाई टू बन जाएगा, तो हो जाएगा टू रूट वी, वन बाई टू बनेगा ना, हाँ देख लेना। ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, वी की पावर माइनस वन बाई टू, उसमें एक जोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, वन बाई टू बन गया, ठीक है। और वन बाई टू का डिवाइड कर दो तो टू रूट वी आ गया, कितना है, टू रूट वी, और लिमिट पुट कर दो यू से लेकर वी तक, इज इक्वल टू आएगा माइनस के टी, बढ़िया। यहाँ टू का डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, अंडर रूट वी माइनस अंडर रूट यू इज इक्वल टू माइनस के टी बाई टू। तो यहाँ से ध्यान से देखो, अंडर रूट वी इक्वल टू आया अंडर रूट यू माइनस के टी बाई टू। ओके जी, ये क्या आ चुका है। अब टाइम के लिए अगर कैलकुलेट करना, अगर आपको टाइम चाहिए तो इस वी की जगह टी जीरो पुट कर दो और टी की जगह कैपिटल टी पुट कर दो। तो टाइम के लिए v इक्वल टू हो जाएगा जीरो और t इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल टी। तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा उधर जाके हो जाएगा के टी बाई टू, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू रूट यू डिवाइड बाई के। ये इक्वेशन वन कहीं काम आ जाए जिंदगी में आगे। ओके, हमने टाइम निकाल लिया भैया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या है, क्या हमें पता नहीं है अभी तक, उसका जुगाड़ बैठाएंगे कुछ ना कुछ, हो सकता है ऐसे जुगाड़ बैठ जाए। अंडर रूट वी, ध्यान से देखना, अंडर रूट वी इक्वल टू, तो मैं स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड, और जैसे स्क्वायर करने गया तो इधर क्या है, अंडर रूट यू माइनस के टी बाई टू का स्क्वायर आएगा, ओपन कर दो इस स्क्वायर को, v इक्वल टू कितना बनेगा, ये u प्लस के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर, फिर कितना जाएगा, माइनस टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, अंडर रूट यू फिर के टी भी आएगा, ठीक है ना, अंडर रूट यू के टी। ओके जी, और इस v को क्या लिख सकते हो तुम, डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते, डी एक्स बाई डी टी। और अगर ध्यान से देखो तो मैं डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है जी कर दूँ, तो u प्लस के स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर माइनस अंडर रूट यू के टी, और डी टी है, और इसका क्या कर दूँ, इंटीग्रेशन। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो टोटल डिस्प्लेसमेंट वो एस हो जाएगा, तो इस वाले को तो इधर लिख दो एस, और ये टाइम जीरो से लेकर कहाँ तक, कैपिटल टी तक कर दो, सीधा कर दो ना, क्या दिक्कत है इस बार। तो कैपिटल एस इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, यू कैपिटल टी बन जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सीधा रख रहा हूँ मैं, ये बनेगा यू टी, अपर लिमिट आएगा टी माइनस जीरो, तो यू टी आ गया प्लस में। देखो के स्क्वायर बाई फोर, के स्क्वायर बाई फोर क्या है, कॉन्स्टेंट डिवाइडिंग है, ये कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाई थ्री, कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाई थ्री, तो थ्री नीचे 12 हो जाएगा, तो के स्क्वायर टी क्यूब बाई 12 है प्लस में, माइनस में अंडर रूट यू, और के टी है, तो के तो पढ़ा रहने दो, और टी का बन जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, यही बनाना, कितना बन गया, हाँ। अब चाहो तो टी की वैल्यू पुट कर सकते हो, या कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एस मिल गया ना, इन टर्म्स ऑफ टी मिल गया ना। तो एक एक जगह से कट ही जाएगा कुछ ना कुछ, तो टी कट जाएगा ना, हाँ। तो वी एवरेज इज इक्वल टू एस बाई टी करेंगे, तो देखना इसमें से टी कॉमन आ रहा है हर में से, वो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे वी एवरेज एस बाई टी होगा ना, हाँ। तो ऊपर से क्या आएगा, टी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी टी आ रहा है, यहाँ से भी टी आ रहा है, और यहाँ से भी टी आ रहा है, तो कैंसिल आउट हो गया। ये इतना कितना बचेगा, यू प्लस ये आया के स्क्वायर टी स्क्वायर तो रह गया अभी भी, के स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 12 है, माइनस अंडर रूट यू, और उधर रह गया टी बाई टू, इतना ही रहा ना भाई,
जी। तो वी एवरेज इक्वल टू यू प्लस, आप एक काम कर सकते हो, टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हो इस वाले की, इसका स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो के स्क्वायर बाई 12 हो तो पढ़ा रहने दो, और इसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर कितना आएगा 4 यू स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस अंडर रूट यू बाई 2 इंटू में इस टी की वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा 2 अंडर रूट यू बाई के गायब है क्या, हाँ के गायब है, मुझे मैं सोचूं के भी आना चाहिए, के भी आना चाहिए भाई, डिवाइड बाई के, ध्यान से देखो इस के स्क्वायर से ये के स्क्वायर गया, इस के से ये के गया जो हमने माना था, साथ ही साथ ये 2 से 2 भी गया और ये गया, इससे 3 बचेगा, तो वी एवरेज इज इक्वल टू कितना आएगा यू प्लस, ये यू स्क्वायर तो नहीं आना चाहिए था, यू ही आएगा ना भाई, अंडर रूट के अंदर था, कितना हो गया यू बाई 3 माइनस ये यू बन जाएगा, कितना बनेगा यू ही बचेगा, कुल मिला के यू से यू कट गया और कितना आ गया यू बाई 3, तो एवरेज जो वेलोसिटी है ड्यूरिंग द मोशन वो कितनी आ गई यू बाई 3 आ गई। बात समझ आती है, अरे बोलो यार, ये बात अच्छे से समझ में आती है ना, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई यू बाई 3। तो बेटा आज की क्लास कुछ ज़्यादा लंबी होने जा रही, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे विराम ले लेता। तो हमने काफ़ी अच्छी चीज़ सीख ली, तीनों इक्वेशन सीख ली और ये क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना बाकी है, ठीक है ना। तो अगली क्लास भी शायद एक्सेलरेशन के ऊपर ही चलेगी, जिसके अंदर मैं और अच्छे से क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो जेई में आए हुए क्वेश्चन है वो भी करेंगे, ठीक है बेटा। आप तब तक इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।